सबसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर हम लोग बात करें इस समय, तो उन एग्जाम्स में नाम आता है एक आईआईटी जेईई और दूसरा होता है नीट। अगर मैं समराइज़ करना चाहूँ अपनी पूरी जर्नी को, मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट मैं कहूँगा वो जर्नी थी। क्योंकि लाइफ में काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं, उसे कैसे फेस करना है, उसे कैसे टैकल करना है, वो सारी चीज़ें मुझे जिसने सिखाई थी वो मेरी जेईई जर्नी ही थी। स्टार्टिंग से ही मुझे एक चीज़ पता थी कि बैकलॉग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग होता है। ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या माइंडसेट बना लिया था कि सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हालचाल आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सब लोग किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या तो तैयारी कर रहे होंगे अभी, या फिर आप प्रिपरेशन करने का सोच रहे होंगे। यस। सबसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर हम लोग बात करें इस समय, तो उन एग्जाम्स में नाम आता है एक आईआईटी जेईई और दूसरा होता है नीट। इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन में बहुत सारी चैलेंजेस बच्चों को, जो जर्नी है, क्योंकि एक लंबी जर्नी है, 2 साल 3 साल के लिए आप मेहनत करते हो इस एग्जाम के लिए, तो काफी कुछ चैलेंजेस आपको इस जर्नी में देखने को मिलते हैं। सबका अपना कोई ना कोई ड्रीम कॉलेज जरूर होता है कि मुझे ये चीज एग्जाम के बाद, आईआईटी के बाद मुझे इस आईआईटी में ये वाली ब्रांच चाहिए, या फिर आपने अगर नीट का एग्जाम दिया है तो फिर उसके बाद मुझे ये वाला ड्रीम कॉलेज चाहिए। यस। और ये जो इस जर्नी में बहुत सारे जो आपके चैलेंजेस होते हैं, ये जो आपके सपने होते हैं, उनको पूरा पूरा करने के लिए इन चैलेंजेस से ओवरकम करना पड़ता है। यस। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करने के लिए कि इस जर्नी में कौन कौन से आपको सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है, कैसे आप बहुत सारी चीजों को एट अ सर्टेन टाइम मैनेज कर सकते हो, इन सारी चीजों को बात करने के लिए हमारे साथ आप ही के यूं मानिए बड़े भैया विशेष हमारे साथ हैं, जो हम उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, कैसे उन्होंने अपनी प्रिपरेशन करी और कैसे जो इस जर्नी में उनको चैलेंजेस मिले, कैसे उन चैलेंजेस से उन्होंने ओवरकम किया। तो विशेष बताओ जरा अपने बारे में, कैसे अभी किस समय कहाँ पर हो, कौन सी आईआईटी से आप कॉलेज अपना पूरा कर रहे हो। जैसा सर ने बताया, मेरा नाम विशेष है और मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ आईआईटी दिल्ली से। एंड मैं एक ड्रॉपर रहा हूँ। 2022 में मैंने 12th क्लास पास करी थी एंड 2023 में मेरा फाइनली जाके आईआईटी में सिलेक्शन हुआ। तो इन 2 सालों में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं अपनी लाइफ में एंड रिलेटेड टू जेईई जर्नी एंड हाउ टू हैंडल दिस। बहुत बढ़िया। तो यार देखो, आईआईटी दिल्ली अपने आप में ना नाम ही काफ़ी है, वो कुछ आगे पीछे करने की ना, फिर उसके बारे में सोचने की, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आईआईटी दिल्ली पहुंचना इज़ लाइक, आपने खूब सारी मेहनत करी, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हो, है ना। आपने थ्रू आउट 2-3 ईयर्स बहुत अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करी है, बहुत स्ट्रेटेजिकली आपने प्रिपेयर किया, तब आप आज आईआईटी दिल्ली में हो। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है मेरा, और मुझे लगता है कि बच्चे भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही जानना चाहते हैं कि प्रिपरेशन वाले जो दिन थे, जब आपने तैयारी करी इस एग्जाम के लिए, वो कैसा था, वो जर्नी कैसी थी, कुछ उसके बारे में हल्का सा बताओ जरा हमें। अगर मैं समराइज़ करना चाहूँ अपनी पूरी जर्नी को, तो मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट मैं कहूँगा वो जर्नी थी। क्योंकि लाइफ में काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं, उसे कैसे फेस करना है, उसे कैसे टैकल करना है, वो सारी चीज़ें मुझे जिसने सिखाई थी वो मेरी जेईई जर्नी ही थी। और लाइफ में अब कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो माइंडसेट मेरे साथ अभी भी है जो जेईई जर्नी में था। तो आई थिंक मेरे लिए काफ़ी अच्छी रही थी वो जर्नी। बिल्कुल सही। और ये भी ना, मतलब मैं भी जनरली बच्चों क्लास में ही बोलता हूँ कि यार ये जो टाइम है थोड़ा मुश्किल रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप बहुत बड़े एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो यार, आप कोई छोटे मोटे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। तो ये जो जर्नी में आप बहुत सारी चीजें जो सीखोगे, लाइफ लॉन्ग आपके हमेशा काम आएगी। और जब आप कभी 5-7 साल बाद पीछे मुड़ के देखोगे, तो आपको ये जो दिन है इस समय मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन उस समय आपको वो दिन बड़े याद आएंगे कि यार मैंने कितना मेहनत किया था। और जब भी आप कभी लाइफ में डिमोटिवेट फील करोगे, तो इन दिनों को याद करके आप अपने आप मोटिवेट हो सकते हो कि उस समय मैंने इतना बड़े कंपटीशन को फाइट किया और वहां से मैंने अच्छी रैंक निकाली। तो ये तो छोटे मोटे चैलेंजेस है लाइफ में, यहां से भी मैं आगे बढ़ जाऊंगा। एक और क्वेश्चन थोड़ा सा जो रहता है बच्चों के दिमाग में, कि जब वो क्लास 11th में होते हैं या 12th में होते हैं, तो उनका कोचिंग भी रहेगा, कहीं ना कहीं वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, साथ साथ उनको स्कूल भी मैनेज करना होता है, 12th में आता है बोर्ड्स को मैनेज करना होता है। तो टाइम मैनेजमेंट पे थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं, कैसे आप अपना टाइम मैनेज करते थे, कि बहुत सारी चीजें हैं, उनको कैसे एक साथ मैनेज कर रहे थे आप। एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट अगर मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँ कि कैसे करना है, तो अगर मैं बता भी दूँ तो भी वो उनके लिए प्रैक्टिकल रहेगा या नहीं रहेगा वो श्योर नहीं है। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है जो कि यस। टाइम के साथ खुद आती है, जब आप ठीक है। मल्टीपल चीज़ों को खुद से समझ के
आपकी अपनी एबिलिटी और अपनी स्पीड को देख के चीज़ों को टाइम देना स्टार्ट करते हैं तो अपने आप टाइम मैनेज होना स्टार्ट हो जाता है खुद ही। यस। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एनालिसिस कीजिए, आप अपनी स्पीड अपने हिसाब से प्लान्स बनाइए, तो आपका टाइम खुद ब खुद मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि सबका अलग अलग सिनेरियो हो सकता है ना, Yes, sir. कौन कहाँ अपना टाइम ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। यस, yes. बिल्कुल सही बात, ये बहुत बढ़िया बात बोली आपने कि पहले आप लोग ये सोचो कि मेरा टाइम जा कहाँ रहा है Yes, sir. है ना। और इसी टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड ही एक चीज है, मतलब जो, क्योंकि अभी ऑनलाइन का जमाना है और यूट्यूब और इंस्टाग्राम और ये सारी चीजें एक तरह से यूं मानो कि मैं एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन Yes. है ना। तो इन डिस्ट्रैक्शन से कैसे ओवरकम किया, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन इन दिनों जब भी हम लोग कोई सेमिनार अटेंड करते हैं या फिर जो भी हमारे इवेंट्स वगैरह होते हैं उसमें जाते हैं, सबसे जो पहला क्वेश्चन बच्चे का होता है वो यही होता है, सर डिस्ट्रैक्शंस का क्या करें। तो कैसे अपने आप को इन सारी चीजों से अलग रखें और कैसे फोकस रहें कि मेरा जो गोल है वो इन सारी चीजों से बड़ा है और उसके लिए मुझे कुछ अच्छा करना है। तो कैसे आप अपने आप को कंसंट्रेट कर पा रहे थे? उस टाइम पे जैसे अभी सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है रील्स और इंस्टाग्राम वगैरह। बिल्कुल। उस टाइम पे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं था, मुझे नहीं बनाना था, और ये स्क्रॉलिंग वगैरह ये सब कोविड के बाद से स्टार्ट हुई बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम पे उतना नहीं था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हो चुकी हैं। तो इसमें बस एक ही चीज़ मदद कर सकती है, वो है आपका आप कितनी शिद्दत से अपनी मंजिल को चाहते हैं। ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ, अगर मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, मेरे सामने कुछ मीटर्स की दूरी पे पानी रखा है और आसपास मान लीजिए बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो सेम सिनेरियो रहता है एक जेईई एस्पिरेंट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो अगर आपको जितनी प्यास लगी आप उतना कम डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो ये चीज़ है, अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं मतलब आपको कम प्यास लगी है, सीधी बात। मतलब आपका गोल पहली चीज या तो क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है, या फिर उस गोल के लिए जो अंदर से उसे जिसको बोलते हैं ना कि वो आग लगी होनी चाहिए, वो आग नहीं लगी आपका वाई क्लियर नहीं है, आपको क्यों करना है। यस, ये चीज मुझे क्यों करनी है। बहुत बढ़िया बात बोली आपने। और क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की अगर हम लोग बात करें तो एक फेवरेट सब्जेक्ट तो किसी का होता ही है, तो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? एक्चुअली स्टार्टिंग में मेरा फिजिक्स काफ़ी फेवरेट सब्जेक्ट था, मैथ्स मेरा वीक में था, केमिस्ट्री मॉडरेट था। ठीक है। टाइम के साथ मैंने क्या किया था कि मैथ्स को थोड़ा ज़्यादा समय देना स्टार्ट कर दिया था, केमिस्ट्री से थोड़ा काट दिया था। तो हुआ क्या कि मैथ्स में ज़्यादा टाइम देने की वजह से मैथ्स मेरा एट द एंड फेवरेट सब्जेक्ट हो गया था, फिजिक्स सेकंड नंबर पे एंड केमिस्ट्री थोड़ी वीक हो गई थी। तो थोड़ा ड्रामेटिकल चीज़ रही थी वो। और सबसे ज्यादा मार्क्स किस में थे तुम्हारे? मेरे मैथ्स में ही थे, और फिर फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में सबसे कम मार्क्स थे? क्योंकि मैंने टाइम थोड़ा काटना स्टार्ट कर दिया था केमिस्ट्री से, तो मैथ्स मेरा फेवरेट हो गया और केमिस्ट्री नीचे चला गया। हाँ, नहीं तो जनरली ऐसा होता है बच्चों के साथ, जितना मैंने देखा ऑब्जर्व किया, और क्योंकि अभी हम लोग रिजल्ट सेलिब्रेशन वगैरह भी कर रहे हैं, तो बच्चे अपने मार्क्स भी भेज रहे हैं, तो उनमें एक चीज आई कि यार केमिस्ट्री में जो मार्क्स होते हैं ना वो जनरली लोगों के बहुत अच्छे होते हैं। यस, है ना। मैं अब एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा कि मेरा 12th के साथ सिलेक्शन हो जाता, जस्ट बिकॉज मैंने ये सुना था कि केमिस्ट्री हाई स्कोरिंग होती है। तो मैंने केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट करी थी पेपर 1 में, और वो थोड़ी हार्ड आई थी, एंड मैथ्स इजी आई थी जो मेरी फेवरेट थी। उसके चक्कर से मेरा मैथ्स वाला जो टाइम था वो मैंने केमिस्ट्री को दे दिया, और पेपर थोड़ा स्पॉइल हो गया था, इसलिए मैं उतनी अच्छी आईटीज नहीं मिल रही थी, तो मुझे ड्रॉप लेना पड़ा। ओके ओके, नहीं ठीक है। वो एक्चुअली इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि यार आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे नंबर ऑफ टेस्ट उनको अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो टेस्ट होते हैं वो आपको वो जो 3 घंटे हैं उनको कैसे इफेक्टिवली मैनेज करना है वो सिखाता है। यस। तो टेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या लगता है तुम्हें, कितना इंपॉर्टेंट है एक बच्चे को टेस्ट देना? टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा। एक चीज़ जब मैं ऑनलाइन बेस से पढ़ रहा था, जो मैंने ऑब्जर्व करी कि टाइम के साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट जो टेस्ट दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज होते जा रहे हैं। यस यस। फर्स्ट जब फर्स्ट टेस्ट दिया उसमें मेरी बहुत पीछे रैंक आई थी। मैं डिमोटिवेटेड था कि फर्स्ट एग्ज़ाम है, फर्स्ट टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, उसमें इतनी पीछे रैंक आई है। लेकिन मैंने एक चीज़ जो मेरे को अच्छी लगती है अपनी प्रिपरेशन की, मैंने टेस्ट आज तक कभी मिस नहीं किया। बहुत बढ़िया। और मैंने जो ड्रामेटिकल क्या बोलते हैं चेंज देखा है किसी एस्पिरेंट में जो होता है, वो है वो टेस्ट मिस करना स्टार्ट कर देता है। एंड तक आते आते जे एडवांस के जब टेस्ट आते थे तो 7 बच्चे, 5 बच्चे, कभी कभी 6 बच्चे ऐसे आते थे। तो वो चीज़ मैंने देखी कि एंड तक कंपटीशन खुद कम हो जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप कंसिस्टेंट रहिए। बहुत बढ़िया, ये चीज़ बिल्कुल सही है यार। तो यहाँ से एक चीज़ सीखने की है भाई कि टेस्ट जरूर दो,
उस टेस्ट के लिए चाहे आपकी प्रिपरेशन कितनी भी है, ज़रूरी नहीं है कि आप उस टेस्ट के लिए 100% प्रिपेयर है या फिर नहीं है, 60, 70, 50 मैं तो कहूँ जो भी आपने प्रिपरेशन किया है ना, वो वाला टेस्ट आप लोग ज़रूर दें। और सिर्फ टेस्ट देना ही नहीं, टेस्ट देने के बाद उस टेस्ट को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। Yes, sir. कि उस टेस्ट में आपके मार्क्स कम है, किस वजह से कम मार्क्स मिले हैं मुझे, कॉन्सेप्चुअल कुछ एरर किया है या फिर टाइम मैनेज नहीं कर पाया हूं या फिर कोई सिली मिस्टेक्स रही है। और वो अगर आप हर टेस्ट का एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे अपने मार्क्स भी इंप्रूव होते जाएंगे और 3 घंटे को इफेक्टिवली मैनेज कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है, वो जो 3 घंटे हैं, टाइम किसको कितना दें, किस सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम निकालें, ये आप ज्यादा इफेक्टिवली तब अच्छे से आंक पाएंगे जब आप लोग रेगुलर टेस्ट देते हैं। Yes. और मुझे लगता है कि जब आप टेस्ट देते हो तो आप सिलेबस से पीछे भी नहीं रहते हो ज्यादा, Yes. है ना, क्योंकि एक वो प्रेशर आपका रहता है एक्स्ट्रा कि मुझे सिलेबस के साथ चलना है ताकि मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर, उसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकूं। यस, तो टेस्ट देना बहुत जरूरी है यार, है ना, यहाँ से एक चीज हमें और सीखने को और मिलती है। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि प्रिपरेशन 60% है, 50% है, फिर भी टेस्ट दे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि एग्जाम डे वाले दिन भी कुछ ना कुछ रहता है कि छूटेगा ही। हाँ यस, कि ये चीज़ नहीं है, एक बार और रिवाइज कर लेता, ये चैप्टर और पढ़ लेता, तो वो एग्जाम डे पे भी नहीं रहेगी। तो थोड़ी हैबिट रहती है कि ऐसे में कैसे टेम्परामेंट अपना स्टेबल रखें। बिल्कुल, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये टेस्ट देना। बहुत बढ़िया। एक ना इसी जर्नी में एक और जो जिसको हम लोग बोलते हैं कि ट्रूथ है, बिटर ट्रूथ है, लेकिन वो है बैकलॉग, यस है ना। और मुझे लगता है कि यार कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसका इस 2 सालों में कोई ना कोई बैकलॉग ना रहा हो, है ना। हर किसी स्टूडेंट का, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो, बैकलॉग रहता ही है। और जनरली ऐसा बोला जाता है कि ये बैकलॉग जितना कम रहेगा ना उतना अच्छा है, क्योंकि कवर तो आप ही नहीं करना है। और ये कोई हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी तो है नहीं कि जिसको कल वाली क्लास का बैकलॉग था तो ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास समझ में आ जानी है, क्योंकि यहाँ तो साइंस है, सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। तो कैसे बैकलॉग, क्या तुम्हारा भी बैकलॉग था या फिर था तो उसको कैसे उसको इफेक्टिवली मैनेज किया? स्टार्टिंग से ही मुझे एक चीज़ पता थी कि बैकलॉग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग होता है। ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या माइंडसेट बना लिया था कि मेरा दिन का सबसे पहला गोल यही रहेगा कि कितना भी अगर अनप्रोडक्टिव दिन है, डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, एटलीस्ट मुझे लेक्चर तो नहीं छोड़ने हैं। लेक्चर देख के उनके नोट्स तो एटलीस्ट मैं बना ही लेता था। अब क्योंकि मुझे पता है अगर बैकलॉग हो गया तो अगले दिन मेरा पढ़ाई से क्या है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, अगला दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। Yes. पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। धीरे धीरे अगर लंबे समय तक बैकलॉग है तो एक टाइम पे गिव अप करने के थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात बोली। तो उससे बचने के लिए बस यही माइंडसेट रहना चाहिए हर दिन का कि एटलीस्ट मुझे सारे लेक्चर्स और सारे नोट्स एक कंप्लीट करके रखने हैं। उसके बाद अगर मान लो तबीयत ख़राब है या पढ़ाई में मन नहीं कर रहा है तो थोड़ा बहुत ढिलाई दे सकते हैं, लेकिन रोज़ का काम रोज़ करना इज़ द बेस्ट थिंग। वो डेली का गोल रहना ही चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बोली। और ये बहुत अच्छी चीज़ बोली आपने कि गिव अप करने का थॉट आने लगता है। यस सर। 11th क्लास में आता है ना, और आप लोग भी रिलेट कर पाओगे इससे। जब आप 11th क्लास में आते हो शुरू के दिनों में तो सबका सपना होता है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस और ये बड़ी बड़ी ब्रांचेस और बड़ी बड़ी कॉलेजेस का। टाइम के साथ जो अपना टाइम अच्छा मैनेज नहीं कर पाता, जिसका बैकलॉग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है, फिर उसका जो सपना है वो भी नीचे की तरफ जाने लगता है ना। और क्लास 11 जब मिड ऑफ क्लास 11 आता है तो फिर वो सोचता है कि यार आईआईटी दिल्ली में तो कंप्यूटर साइंस नहीं मिल पाएगा, मैं काम करता हूँ जो लोअर वाली आईआईटीज हैं उसमें कंप्यूटर साइंस के लिए पढ़ता हूँ। जब क्लास 11 खत्म होने लगता है तो फिर उसको लगता है कि नहीं यार आईआईटीज तो मुझे लग रहा है मुश्किल है, मैं एनआईटीज के लिए पढ़ता हूँ आवा, है ना। और जब 12th भी मिड ऑफ द सेशन चला जाता है तो फिर उसको लगता है कम से कम 75% तो बना लूं मैं। तो ये थॉट्स आने में ना सबसे बड़ा जो योगदान जिसका रोल रहता है मुझे लगता है वो आपका बैकलॉग है। तो यार बैकलॉग ना होने दें, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और कम से कम आपके जो लेक्चर्स हैं और लेक्चर में जो क्वेश्चंस हैं और डीपीपी, कम से कम उसका तो बैकलॉग ना ही रहने दें। ठीक है कि तुम्हें अगर किसी रीजन की वजह से तुम्हारा मॉड्यूल सॉल्व नहीं हो पाया या फिर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शीट थी वो नहीं तुम कर पाए, लेकिन इतना जरूर करें कि जो क्लास आप लोगों ने आज अटेंड करी है नेक्स्ट क्लास में आने से पहले उसको एक बार के लिए रिवाइज जरूर करके आए, क्योंकि वही रिवीजन होगा जो आपको नेक्स्ट क्लास में कॉन्फिडेंस देगा। और वो चीजें आपके लिए बहुत स्मूथ हो जाएंगी नेक्स्ट क्लास वाली। तो इस चीज को ध्यान दें, नहीं तो भाई फिर लास्ट में ब्लेम ही बचता है ना, कि मेरे पास ये नहीं था वो नहीं था, टीचर से समझ नहीं आया। फिर 3-4 क्लास बाद हम लोग फिर इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में कंट्रोल नहीं है ना। हमें लगता है कि यहाँ से मुझे नहीं समझ में आ रहा तो मैं कहीं और चला जाता हूँ, फिर वहां पर भी बैकलॉग होगा, वहां भी नहीं समझ में आएगा, फिर लगेगा तीसरी जगह चला जाता हूँ और फिर आप घूमने लगते हैं। सेम थिंग मैंने भी ऑब्जर्व करी थी, क्योंकि जब चैट्स वगैरह होती थी तो उसमें लोग क्वेश्चन पूछते थे, सर
टीचर से पढ़ लूँ, आपसे समझ नहीं आ रहा, या इस टीचर से समझ नहीं आ रहा, ऐसे कर लूँ। तो मेरा एक स्टार्टिंग से ही था कि कुछ भी हो जाए, कितना भी समझ नहीं आए, टीचर एक ही रहेगा जो मुझे पढ़ा रहा है। बहुत अच्छी समझ आए ना आए पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन टीचर एक रहेगा। क्योंकि मैंने वो ऑप्शन ही खत्म कर दिया। जब आप ऑप्शन खत्म कर देते हैं तब आप ज़्यादा फोकस्ड और नैरो वे में चल सकते हैं आगे। बिल्कुल। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। इस टाइम में ना, जैसे कई बार ऐसा होता है कि टेस्ट दिया, नंबर नहीं आए, प्रिपरेशन बहुत अच्छा था लेकिन मार्क्स नहीं आए, या फिर क्लासेस में अटेंड कर रहा हूँ, पढ़ाई भी कर रहा हूँ रेगुलर, लेकिन जिस लेवल का मेरा मेहनत है उस लेवल के अकॉर्डिंग मेरी रैंक नहीं आ पा रही जो टेस्ट वगैरह हैं, तो एक डिमोटिवेशन सा होने लगता है, बैकलॉग से डिमोटिवेट होने लगता है इंसान। तो क्या ये सबके साथ था, आपके साथ भी ऐसा हुआ इस जर्नी में? और अगर जब भी आपने डिमोटिवेट फील किया, कैसे अपने आप को वहां से और बाहर निकालने की कोशिश करी? ये सबके साथ ही है, क्योंकि ये जर्नी एक हफ्ते एक महीने की नहीं है। इसमें 1 साल 2 साल लगते हैं। बिल्कुल। और 1 साल 2 साल में हर पॉसिबल जो मुसीबत आ सकती है वो आएगी ही। आप कितने भी शार्प माइंडेड हो, आप कितने भी वीक स्टूडेंट हो, सारी प्रॉब्लम्स आएंगी ही, आपको टैकल करना पड़ेगा, उससे आप भाग नहीं सकते। तो मेरी जर्नी में भी प्रॉब्लम्स आई थी। कभी बैकलॉग बन गया था, कभी मार्क्स, देखो मार्क्स तो मॉक में कम ज़्यादा आते रहते हैं। मेन थिंग एनालिसिस नहीं छोड़ा था मैंने, और एनालिसिस के साथ, क्योंकि ये चीज़ें ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगी। ऐसा नहीं है आपने आज इस मॉक का एनालिसिस किया, अगले में आप बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर लेंगे, नहीं, आप 5 मार्क्स इंक्रीज कर लेंगे, आप कुछ और मार्क्स इंक्रीज कर लेंगे। तो ग्रेजुअली इसका इंक्रीज होता है, सडनली कोई इंक्रीज नहीं होता। तो थोड़ा पेशेंस रखना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम है, तो ऑब्वियस है आप 1-2 दिन के लिए, वो स्प्रिंट तो है नहीं, तो मैराथन है, काफ़ी लंबे टाइम तक दौड़ना है, तो धीरे धीरे चलते रहिए, लेकिन हर दिन चलते रहिए, है ना। इसीलिए बोलते हैं कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, है ना। तो वो उसके लिए आपको लास्ट तक चलते रहना पड़ेगा। और ऐसा भी बोला जाता है ना कि बहुत बढ़िया लाइन मुझे लगती है कि यार, ये जो इतने सारे चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, और इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए मुझे लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका वाई, जिसकी हम लोग पहले बात कर रहे थे कि मुझे ये क्यों करना है। अगर आपका ये चीज़ क्लियर है ना, तो मुझे लगता है कि डिमोटिवेशन वगैरह और ये सब फालतू की चीज़ है। कल ही मैं एक बच्चे से मिला एक रिजल्ट सेलिब्रेशन में, तो उसके जो पिताजी हैं वो बहुत छोटा सा खेती है उनका, बहुत ही कम, ऐसा भी नहीं कि उसको वो बेच के और एक अच्छा अमाउंट वहां से मिल सके उनको, जिसको बस ऐसा है कि घर का काम चल सकता है। और उसकी मम्मी की डेथ हो गई। अब वो बच्चा पढ़ने में इंटेलिजेंट है, फिर उसने विद्यापीठ से एडमिशन लिया। उसने बताया कि कैसे उसकी 2 साल की जर्नी रही, जिसमें इतने सारे चैलेंजेस थे। अपने फादर से जब भी उसने कोई भी चीज़ मांगी, पता था उसको कि बहुत मुश्किल है, लेकिन बट स्टिल उन्होंने कभी उसको फील नहीं होने दिया कि यार ना, मेरे पास कुछ कमी है। 1 रुपया मांगा तो 1 रुपया दिया, 10 मांगे तो 10 दिए, और 100 मांगे तो 100 दिए। और मुझे लगता है कि अगर आपको कोई और मोटिवेशन आसपास नहीं मिल रहा, तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अगर किसी के लिए कुछ और नहीं करना, तो कम से कम अपने पेरेंट्स के लिए सोचिए कि इनका जो इस समय सोशल कंडीशन है, जो फाइनेंशियल कंडीशन है, मुझे उसको यहाँ से बेटर करना है ना। तो आप जब उनको देखते रहेंगे और आप उसी के अकॉर्डिंग मेहनत करते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में डिमोटिवेशन नहीं आने वाला है। यस, एक कुछ तो गोल होना चाहिए ना। उससे मैंने ये बात करी, तो उसने भी यही सेम चीज बोली बच्चे ने। मैंने कहा यार, इतना सब कुछ तेरे दिमाग में चल रहा होगा एट द सेम टाइम, कि पापा ने कहीं से पैसा वैसा लेके और उसको एडमिशन दिलवाया कोचिंग में, और क्योंकि वो गांव से बिलोंग करता है, तो उसके आसपास कोई कोचिंग भी नहीं था। वो एक शहर में गया, पटना गया, और वहां जाके उसने पीजी में वो रहने लगा। तो हर जगह का आजकल एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं, और एक बहुत ही बिलो एवरेज फैमिली से वो बच्चा बिलोंग करता है। तो उसने यही कहा कि यार सर, है ना, मैं ये वीडियोस के पीछे नहीं भागा मोटिवेशन के लिए कि मैं 4 वीडियोस आके देखूं। वो जो सेल्फ मोटिवेशन की हम लोग बात करते हैं, वो मेरे अंदर था कि मुझे अपने फादर के लिए करना है। और मैंने अपनी मम्मी से ये वादा किया था कि ना, मैं एक अच्छी कॉलेज में मेरा एडमिशन होगा और मैं एक IITian बनूंगा। तो वो मेरे अंदर हमेशा आग लगी रहती थी, और मैं उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया, और मैं एक अच्छी जगह पर पहुंच गया। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है लाइफ में ना, गोल आपका होना, और इन डिमोटिवेशन को बाहर की तरफ उसका सॉल्यूशन ढूंढने मत कोशिश करो। उसका जो सॉल्यूशन है वो आपके अंदर है। खुद सोचिए, मैं ये चीज़ क्यों कर रहा हूँ। यस। तो मुझे लगता है कि प्रिपरेशन जर्नी से रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली। अब एक छोटा सा हम लोग रैपिड फायर राउंड करने वाले हैं। यस। तो इसमें क्या होगा, मैं एक वर्ड तुम्हारे सामने बोलूंगा, और उसको सुनते ही कौन सी पहली चीज है जो आपके दिमाग में आती है वो बतानी है। यस। तो सबसे जो मेरा पहला रहेगा वो है DPP।
रेजिस्टेंस अच्छा, कॉलेज? IIT दिल्ली, वेरी गुड। टेस्ट? विराट कोहली, अच्छा। जेई? PW, ओह, एग्जाम एंजाइटी? प्रोफेसर्स, ओके। और मेंटोरशिप? अपनी फ़ोटो याद आ रही है, एंड अच्छा, दिशा दिशा। ओके, वेरी गुड। ये हमारा छोटा सा रैपिड फायर राउंड था। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मतलब कॉलेज से रिलेटेड, एकेडमिक से रिलेटेड नहीं है। यस तो जैसे यार आईआईटी दिल्ली की मैं बात करूं, मैं भी आईआईटी दिल्ली कैंपस में काफ़ी बार गया हूँ। तो बताओ थोड़ा सा कैंपस के बारे में कैसा है, और जिसको सुन के मतलब जो स्टूडेंट हैं वो मोटिवेट हो सकें कि यार यहाँ मुझे जाना है। कैंपस के बारे में बताओ थोड़ा सा, कॉलेज के बारे में बताओ कैसा लग रहा है। कैंपस लाइफ में अगर बताना चाहूँ तो दिन में क्या होता है, सबकी क्लासेस होती हैं, ठीक है। प्रोफेसर से मीटिंग है या क्लासेस अटेंड करना है, असाइनमेंट करना है, क्विज वगैरह है, जो भी कुछ भी है वो दिन में हम लोग करते थे। फिर रात में क्या होता था कि जब जैसी रात होती है, एक्चुअल आईआईटीज की लाइफ तभी स्टार्ट होती है, एक्चुअल हॉस्टल लाइफ तभी स्टार्ट होती है। एग्ज़ाम हो, कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन हो, शाम को या रात में किसी के रूम पे बैठ के देर तक बातें करते रहना बिना किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के, वो काफ़ी एक अच्छी मेमोरीज बनती हैं। यस यस। रात में भूख लगी है, बाहर जाना, नाइट मैस से खाना, पैसे नहीं है किसी और से पैसे लेके खाना, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बहुत एक ब्यूटीफुल मेमोरीज की तरह हैं, वो लाइफ टाइम रहेंगी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी अच्छे कॉलेज में जाओ, और बहुत अच्छी लाइफ होती है कॉलेजेस और हॉस्टल वगैरह की, तो यू विल एंजॉय। सो ये बहुत अच्छी मेमोरीज आपकी लाइफ के लिए बन जाएंगी। बिल्कुल। और मतलब कॉलेज में जाने के बाद ना ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मुझे लगता है आप 4 साल बस वो किताबी कीड़ा बन के पढ़ते रहो, है ना। क्योंकि वहाँ पर आपको, जैसे आईआईटीज की बात करी तो वहाँ तो आपको इस देश का सबसे ब्रिलियंट माइंड आपको वहाँ मिलेगा। यस। और डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट, हॉबी वाले लोग आपको वहाँ मिलेंगे। तो आप उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख भी सकते हो। एक बहुत अच्छा सर्किल आप फ्रेंड्स का बना सकते हो। और मेमोरीज की जो बात करी, क्लास में आप कितना पढ़ाई कर रहे हो, आप 4 घंटे 5 घंटे बाद में आके आप असाइनमेंट कितने टाइम के लिए कर रहे हो, मुझे लगता है आज से 8-10 साल बाद अगर पीछे मुड़ के देखोगे तो ये सारी चीजें आपको नहीं याद रहने वाली हैं। आपको यही याद रहने वाला है, जैसा आपने कहा कि रात को फ्रेंड्स के साथ कहाँ बाहर घूमने गए थे, थड़ी पे बैठ के चाय पीने गए थे, वहाँ मैगी खाई थी, वहाँ घूमने गए थे। ये जो मेमोरीज होती है, मुझे लगता है कि ये आपको लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहती है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मेमोरीज के चक्कर में आप अपनी पढ़ाई छोड़ दो, है ना। और ऐसा तो नहीं होना था ना कि यार कॉलेज में जाने के बाद बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, अब तो बस आईटी में पहुंच गए, ऐसा तो नहीं होता होगा। जितनी लाइफ आप बैलेंस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ाई करना है, ऐसा नहीं है सिर्फ खेलना है, जितना आप अच्छे से आप बैलेंस करेंगे चीज़ों को, उतनी ही ब्यूटीफुल आपकी लाइफ रहेगी। आप कभी रेग्रेट नहीं करेंगे कि मैंने ये चीज़ मिस करी या ये चीज़ मिस करी, क्योंकि बैलेंस लाइफ में आप सब चीज़ें करोगे, लेकिन जितना टाइम वो मांगती है बस उतना ही दोगे, ज़्यादा नहीं दोगे। बिल्कुल तो सही बात लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप बैलेंस करना सीखे। तो जेई जर्नी ये कहीं काफ़ी हद तक ये चीज़ सिखा देती है। यस। आपको कैसे मैनेज करना है, टाइम मैनेज करना है, सारी चीज़ें सिखा देती हैं। और कॉलेज में ऐसा भी है ना कि बहुत सारे बच्चों की ना हॉबी भी होती है खूब, है ना। लेट से मैं अपनी बात करूँ तो मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। यस। और बहुत लंबा टाइम मेरा क्रिकेट में जाता था, लेकिन जब मैंने प्रिपरेशन करी तो क्रिकेट एकदम बिल्कुल छोड़ दिया। तो क्या कॉलेज में जाने के बाद इतना सफिशिएंट टाइम मिलता है कि जो भी आपका हॉबी है या फिर जिस भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट करना चाहो, क्या कॉलेज में वो एनवायरनमेंट होता है? कॉलेज में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए। जैसे मैं बताऊं, मुझे भी क्रिकेट काफ़ी पसंद है। अरे बहुत बढ़िया। वहाँ जाके मैंने एज अ डिफरेंट स्पोर्ट मैंने हॉकी ट्राई किया। तो हॉकी की रेगुलर प्रैक्टिस अराउंड 6 to 9 होती है रेगुलर डेज में, और 6 to 9 काफ़ी इंटेंस प्रैक्टिस के बाद अपना डिनर करके फिर सब दोस्त वगैरह मिलके, छोटी सी जगह है वहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं रात में। तो वो फिक्स्ड है, कितना भी थका है कोई, कितनी भी कोई बाहर से आया है, जैसे मैं 3 घंटे हॉकी, काफ़ी इंटेंस स्पोर्ट्स है हॉकी। बिल्कुल है। तो वहाँ से आने के बाद भी हम लोग क्या, हॉस्टल में छोटी सी जगह है, तो वहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलते ही हैं। तो काफ़ी टाइम रहता है इसके बाद फिर जिसको पढ़ना है या क्योंकि थोड़ा रात तक जागते हैं वहाँ पे। बाकी सारी जो चीज़ें करनी है जिसको हम लोग काफ़ी कर लेते हैं। तो काफ़ी टाइम आपके पास रहता है वहाँ पे अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, अपनी हॉबी को परस्यू करने के लिए। तो और डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ भी होती हैं, है ना। इतने सारे कल्चरल टेक्निकल इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे, है ना। आईआईटी दिल्ली में तो खूब सारे होते हैं। खूब सारे होते हैं।
इतने होते हैं कि डिसाइड नहीं कर पाते किस में जाएं किस में जाएं। यस यस, लेकिन पार्टिसिपेट मुझे लगता है बच्चों को करना चाहिए, बिल्कुल है ना? करना चाहिए। क्योंकि वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, एक टीम में कैसे काम करना है। लेट से आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसमें आपको एक टीम मिली है, आप किसी टेक्निकल इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो वहाँ पर ऑब्वियस है आपकी कोई एक टीम होगी जिसके साथ आप काम करोगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। क्लब वगैरह में या फिर इन सब चीज़ों में क्या बेस्ट चीज़ मेरे को मिली है, लाइक बॉन्डिंग आपकी, यस आपकी सीनियर से कितनी अच्छी पहचान हो जाती है। यस। फ्यूचर में आपको कहाँ उनकी ज़रूरत पड़ जाएगी, कहाँ पे आके वो आपकी हेल्प कर देंगे, कोई नहीं जानता। इसीलिए मतलब सर्कल जिसकी बात होती है ना, एक बहुत अच्छा सर्कल आप यहाँ से बना सकते हो। और यही जो आप ही के साथ के बच्चे होंगे और आपके जो फ्रेंड्स होंगे, और आप भी आज से 5-7 साल बाद हो सकता है आप बहुत अच्छी अच्छी जगह पे हो। जरूरी नहीं कि आप इसी इंजीनियरिंग फील्ड में रहें, कोई डिफरेंट फील्ड चूज करेगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, लेकिन वो सब किसी ना किसी अच्छी जगह पे होंगे, है ना? तो वो सर्कल होना बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी। यस। और कैंपस की अगर मैं बात करूँ IIT दिल्ली की, तो सबसे बढ़िया जगह कौन सी लगती है तुम्हें कैंपस में, जो सबसे इंटरेस्टिंग जगह हो, कुछ अलग हो? कैंपस में जो मेन बिल्डिंग है उसके आगे जो बायोटेक लॉन एक गार्डन है, वहाँ पे काफ़ी सुकून मिलता है रात में। वहाँ पे लोग क्या है, काफ़ी हरियाली है, लोग लेट जाते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है वहाँ पे आके लेट जाते हैं। काफ़ी लाइक नेचर के क्लोज वो जगह है। तो पीछे मेन बिल्डिंग है, मन को सेटिस्फेक्शन है, कभी इसका सपना देखा था वो पास है, और नेचर रहता है, तो काफ़ी रिलैक्सिंग वो जगह लगती है मुझे। तो वहाँ जाना मुझे काफ़ी पसंद है। IIT में वो यार एक वो विंड टनल वो भी है ना, विंड टनल भी। विंड टनल मेन भाई बिल्डिंग के हाँ, नीचे। मतलब एकदम गजब हवा आती है उधर। बहुत हवा उधर जाके बैठो, कहीं पर भी एकदम शांत होगा, लेकिन वहां पर एनी टाइम आपको हवा चलती रहती है ना। वो मैं काफी बार गया हूँ, तो वो जगह मुझे बड़ी अच्छी लगती है। कैंपस की अगर हम लोग बात करें, कैंपस की तो हम लोगों ने बात कर ली। अगर कॉलेज में जाने के बाद एक ऐसी चीज जो तुमने नई स्टार्ट करी हो कि ये चीज मैं पहले नहीं कर रहा था, अब मैंने वो स्टार्ट किया। एक नॉन एकेडमिक तो जैसे तुमने बता ही दिया कि हॉकी तुमने स्टार्ट किया। एक एकेडमिकली अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये चीज मैंने स्टार्ट करी है क्योंकि मैंने ये चीज सोची है, कुछ मुझे आगे ऐसा करना है। अकेडमिकली तो ऐसा हो गया था कि पढ़ पढ़ के अब तो नहीं पढ़ना है जेई के बाद से। तो अच्छा, तो अकेडमिकली कुछ नया करने का कुछ ऐसा प्लान तो नहीं था। ठीक है। मुझे स्पोर्ट्स से काफ़ी लगाव है, तो स्पोर्ट्स में ही कुछ अलग किया। नॉन अकेडमिकली अगर मैं बात करूँ तो कोडिंग वगैरह में थोड़ा सा स्टार्ट किया था, तो वो भी साथ साथ सीख रहे हो? के साथ चलती रहती है। ओके, ये बहुत अच्छी चीज़ है ये तो, कि आप अगर उसको उसके साथ मैनेज कर पाओ तो। जैसे स्पोर्ट्स इवेंट्स की मैं बात करूं, यस, तो कैसा रहता है मतलब स्पोर्ट्स का? क्योंकि तुम भी स्पोर्ट्स से जुड़े हो, मैं भी। तो कॉलेज में स्पोर्ट्स का एनवायरनमेंट कैसा है? लेट से एक जनरलाइज में बात करूं, सिर्फ क्रिकेट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 11th-12th में मैक्सिमम बच्चे स्पोर्ट्स, किसी ना किसी स्पोर्ट्स में उनका इंटरेस्ट होता ही है। यस। तो कैसी फैसिलिटीज हैं कॉलेज के अंदर, कैंपस के अंदर? स्पोर्ट्स की अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग फैसिलिटीज़ हैं कैंपस के अंदर। आई वुड से लाइक कैंपस में जितना अकेडमिकली कंपटीशन रहता है, कैंपस में जैसे आईआईटीज़ के बीच में इंटर आईआईटी टूर्नामेंट्स होते हैं, जो कि बहुत बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं। तो उस टूर्नामेंट के लिए जो फाइट रहती है वो सेम रहती है एकेडमिक्स के टाइप में। आपको इंस्टीट्यूट टीम में कैसे अपनी जगह बनानी है, रेगुलर प्रैक्टिस जानी है, वो डिसिप्लिन, वो सारी चीज़ें लाइक एकेडमिकली जो फाइटिंग है, कंपटीशन है, स्पोर्ट्स में भी सेम वैसा ही है। क्योंकि इंटर आईआईटी इतना मुझे बहुत काफ़ी पसंद है, क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा फंड करती है इसे। बहुत लाइक अमेजिंग रहती है फैसिलिटीज़, सारे इक्विपमेंट्स आपको रहते हैं। वहाँ पे जीसी होती है, इंटर हॉस्टल जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। आप एंटी चेयरिंग करते हो, आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो, नए नए स्पोर्ट्स खेलते हो। कॉलेज के सीनियर्स आपको मोटिवेट करते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। जीसीज हो गई, जीसी से या फिर आप इंस्टीट्यूट टीम में जाते हो, फिर आप इंटर आईआईटी में अपनी आईआईटीज़ को रिप्रेजेंट करते हो, वहाँ से मेडल लाते हो, तो काफ़ी अच्छी मेमोरीज बनती हैं। और हॉकी में इस साल पिछले साल हमारा गोल्ड आया था। अरे क्या तो बात है, काफ़ी अच्छी मेमोरीज हमारी बनी है। तो अभी हॉकी टीम में हो तुम? यस। अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसा रहता है ना कि मार्केट में कि यार आईटी वाला जो बंदा होता है सिर्फ वो तो पढ़ाई करता है ना, कि उसको और कोई वो काम नहीं होता। लेकिन मैं आपको बताऊं, हर किसी की हॉबी रहती है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ उसको करना पसंद है। हाँ, वो लोग अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस थे, तो उन्होंने ये जो जब टाइम था
उस समय सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किया, यस। कॉलेज में एक बार अच्छी कॉलेज में पहुंचे और वहाँ पर बहुत सारी तरह की फैसिलिटीज़ हैं। ये हम लोग क्लास में बोलते हैं तो इनको लगता है कि नहीं, ये तो टीचर तो बोल रहा है कि हम लोग बस पढ़ाई कर लें। मुझे लगता है कि ये तुम्हारे मुंह से सुनेंगे कि हाँ नहीं ऐसा होता है, तो इनको ज़रूर विश्वास होगा कि यार वहाँ फैसिलिटीज़ एक्चुअली हैं। और इतना गवर्नमेंट पैसा देती है इन सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए, कल्चरल इवेंट्स के लिए, टेक्निकल इवेंट्स के लिए, कि अगर आपका किसी में एक्चुअली इंटरेस्ट है ना, तो वहाँ बहुत अच्छा आप लोग कर सकते हो, बहुत अच्छा Yes, कर सकते है ना। और फिर उसके बाद एलुमनाई सर्किल भी होता है आपका। कभी भी मुझे लगता है आपकी हेल्प की जरूरत पड़े तो लोग हमेशा रेडी रहते हैं। आईआईटी दिल्ली का एल्यूमिनाई नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस, एल्यूमिनाई विजिट करते रहते हैं हॉस्टल्स अपने, और काफ़ी अच्छा रिलेशन है एल्यूमिनाई के साथ। यस यस, बिल्कुल ज़रूरी है। और अगर मान लो ये आईआईटी की तैयारी कर रहे थे और जेई में सिलेक्शन हो भी गया और वो सब कुछ ठीक है, अगर ऐसा होता है कि जेई नहीं करते, जेई नहीं करना होता, तो फिर क्या करते लाइफ में? मैंने 11th क्लास में मैथमेटिक्स इसलिए नहीं ली थी क्योंकि मुझे आईटी करना था। अच्छा, मुझे मैथमेटिक्स पसंद थी इसलिए मैंने अरे मैथ्स बहुत ली। बढ़िया। उसके बाद मुझे पता चला कि आईटी कुछ नाम की चीज़ होती है, हाँ हाँ। काफ़ी मोटिवेशन रहा उसके लिए, करना था तो फिर उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो मतलब ऐसा स्टार्टिंग से ही नहीं प्लान था कि बचपन से कि आईटी में ही जाना है। तो सुना ही इतना लेट, इसके बारे में इतना लेट पता चला, तो काफ़ी लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। और एक चीज़ जो मुझे सीखने को मिली कि यू आर नेवर लेट, आप जब जागोगे तभी सवेरा होता है। यस यस, आप जहाँ पे हो, जब आपको रियलाइज़ होता है तब आप स्टार्ट कर दोगे तो बहुत बेटर आप कर लोगे। तो बिल्कुल सही काफ़ी है। अच्छा रहता है। तो मतलब मुझे लगता है कि अगर आईआईटी नहीं जाते तो मैथ्स में ही कुछ कर रहे होते, ऐसा? अगर मैं आईआईटी नहीं जाता तो हाँ। आई थिंक मैं आईएएस के लिए प्रिपेयर करता। अच्छा। और प्रिपेयर करता होता नहीं होता ये मुझे नहीं पता। नहीं ठीक है, वो तो वैसे तुम अभी भी कर सकते हो ना यार आईआईटी। कर सकते हैं लेकिन अब नहीं करना, पढ़ाई से थोड़ा मन भर गया है। हाँ नहीं ठीक है। और यहाँ तो दिल्ली में तो बहुत अच्छी कोचिंग्स वगैरह भी हैं, साथ साथ आप बड़े आराम से मैनेज कर सकते हो सारी चीज़ें। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी, छोटी सी कहानी थी, क्या चैलेंजेस किसी एक स्टूडेंट की जर्नी में हो सकते हैं जब वो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करता है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात करी। और विशेष ने तो चलो ठीक है, चीज़ें अपने हिसाब से मैनेज करी, कैसे उसको टाइम इफेक्टिवली मैनेज करना था। जब वो डिमोटिवेट हुआ तो उसने अपने तरीके बना रखे थे, जिस तरीके से उसने वहाँ से वो बाहर निकला। लेकिन अगर आपको भी इस प्रिपरेशन जर्नी में ऐसे बहुत सारे डाउट्स होंगे, डिमोटिवेशन आपको हो रहा होगा, डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे होंगे, तो इन सारे क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में रहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इन सारी चीज़ों को इफेक्टिवली मैनेज करने में कोई हेल्प करे, तो हमारा एक मेंटोरशिप प्रोग्राम है जिसको हमने दिशा नाम दिया है। आप वो मेंटोरशिप प्रोग्राम चूज कर सकते हैं। उस प्रोग्राम की सबसे खासियत क्या है, बड़ी खासियत है जो ये है कि उसमें आपको आप ही के सीनियर मिलेंगे, है ना, आप ही के बड़े भैया हैं, दीदी हैं, वो लोग मिलेंगे जो पहले से ही किसी ना किसी आईआईटी में पढ़ रहे होंगे इस समय। उन्होंने ये वाली जो लाइफ है वो जी होगी, ये इन सारे चैलेंजेस का उन्होंने सामना किया होगा। तो आप उनसे क्वेश्चनिंग आंसर अपनी जो दिशा की जो वेबसाइट होगी disha.live, वहाँ जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं और अपने जो सीनियर्स हैं उनसे आप बात कर सकते हो। बात आप वीडियो कॉल के थ्रू भी कर सकते हो, वॉइस कॉल के थ्रू भी, कैसे भी, है ना। और जो भी आपके डाउट्स हैं, जितना भी आपको टाइम लगे, डिफरेंट जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, नॉन एकेडमिक जो क्वेश्चंस हैं जिनकी हमने आज बात करी है, ऐसे नहीं कि तुम क्वेश्चन लाओ और सर ये वाला क्वेश्चन, भैया ये क्वेश्चन नहीं, वो एकेडमिक क्वेश्चन नहीं, ये इस जर्नी में जो भी आपके चैलेंजेस आपको फेस करने को मिलते हैं, उन सारे चैलेंजेस के बारे में आप बात कर सकते हो। और जब एक आपका एक बड़े भाई की तरह अगर कोई आपको वो सारी चीज़ों के बारे में बताता है, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच होती है उन सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। यस, तो आप लोग जाइए इस प्रोग्राम में, बिल्कुल इनरोल कीजिए, आपकी उसमें ज़रूर हेल्प होगी, ठीक है। और अगर मान लो ऐसे ही आपके भी इस प्रिपरेशन जर्नी से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस हो, तो ऐसे वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे इसी चैनल पे। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन सारे क्वेश्चंस को, जो भी हमारा नेक्स्ट एपिसोड हो, उसमें उन क्वेश्चंस को लें, ठीक है। तो बस आज के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।